वह चंडीगढ़ का एक सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल था, जहां पर सुबह की प्रार्थना हो रही थी। संगीत की शिक्षिका कुछ लड़कियों के साथ सुबह की प्रार्थना करवा रही थीं। प्रधानाचार्य महोदय मंच पर खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे। वहीं अन्य सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं की कतारों के आगे खड़े थे। सौम्या भी अपनी कक्षा के सामने खड़ी थी। वह कक्षा 11 की अध्यापिका थी। 3 वर्ष पूर्व से यहाँ पर नौकरी मिली थी। शाम के 4:15 छुट्टी के बाद सौम्या जब स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी गाड़ी को दाईं ओर सड़क पर मोड़ दिया। पीछा करने वाले ने भी ऐसा ही किया। अगले ही पल उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जिसका अनुसरण करते हुए पीछा करने वाली गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब सौम्या का शक गहराने लगा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और गाड़ी की गति को कम करके चलाने लगी, लेकिन पीछा करने वाली गाड़ी उसी तेज गति से आगे बढ़ गई। सौम्या यू टर्न लेकर अपने रास्ते पर चली गई। सौम्या मन ही मन सोचने लगी, शायद मेरा वहम था, या शायद उसे समझ आ गया कि मुझे शक हो गया है। दूसरी तरफ वह गाड़ी कुछ आगे जाकर सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके अंदर बैठे आदमी ने सोचा, बहुत चालाक हो सौम्या राय, लेकिन मुझसे कम। सौम्या चंडीगढ़ के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान पढ़ाती थी। इसके अलावा करीब 5 वर्ष पहले उसने सुधीश जी, जो कि उसके ही स्कूल के रिटायर्ड टीचर थे, के साथ मिलकर कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी, जिसमें 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाले गरीब घर के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के साथ स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जाती थी, ताकि गरीब बच्चे भी अच्छे से अच्छे सरकारी कॉलेजों में दाखिला ले पाएं। सौम्या खुद भी वहां हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाने जाती थी। शिक्षकों का रूटीन बना हुआ था। बच्चे अपने चुने हुए विषय के हिसाब से पढ़ने आते थे। वैसे तो वह रोज जाया करती थी, लेकिन क्योंकि आज गुरुवार था तो सौम्या को पढ़ाना भी था, इसलिए वह जल्दी से खाना बनाकर निकल गई। नहीं तो थोड़ी देर से ही जाती। लगभग 7:15 बजे क्लास खत्म हो गई। तब सौम्या सुधीश जी के पास गई। सुधीश जी, जो कि हिसाब किताब का काम कर रहे थे, उन्होंने अपना सर उठाया और अपने ऐनक को आंखों पर अच्छे से जमाने के बाद उसे देखते हुए बोले, आओ बैठो। सौम्या उनके सामने मेज के पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो कैसा चल रहा है सब सर? सुधीश, सब बढ़िया है, और तुम बताओ? सौम्या, कल मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, इसीलिए कल नहीं आ पाऊंगी। सुधीश जी ने अपनी चिंता जाहिर की। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सौम्या, हाँ सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। बस वही रूटीन चेकअप करवाने हैं और कुछ नहीं। कल मुझे सुबह सुबह सैंपल देने जाना है और शाम को रिपोर्ट लेने। सुधीश जी ने कुर्सी की पुश्त पर अपनी पीठ टिकाए और हंसने लगे। कमाल है, इस उम्र में मैं जितने रूटीन चेकअप नहीं करवाता, उससे ज़्यादा तो तुम करवाती हो। वैसे अच्छा ही है, सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सौम्या भी मुस्कुरा दी। सौम्या, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम थोड़ा चिंता कम किया करो, ज़्यादा टेंशन करोगी तो बीपी तो बढ़ेगा ही। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि चिंता चिता के समान होती है। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि आपकी मदद के लिए किसी को काम पर रख लिया जाए तो ठीक होगा, जो आपकी जगह बाहर जाकर होने वाले कामों को कर सके। सुधीश, क्या तुम्हारी नज़र में कोई है इस काम के लिए? सौम्या, हाँ है कोई। थोड़ी देर इसी तरह बातें करने के बाद सौम्या अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। अगले दिन हॉस्पिटल में सौम्या की किसी से टक्कर हो गई। जब ये हुआ तब सौम्या का ध्यान अपनी रिपोर्ट अपने पर्स में रखने में था और उस शख्स का अपने फ़ोन में। इस भिड़ंत के कारण सौम्या के हाथ में पकड़े सभी कागज फर्श पर बिखर गए और साथ में उस व्यक्ति का फ़ोन भी नीचे गिरकर टूट गया। सौम्या उसे एक हल्की निगाह उठाकर देखा और सॉरी कहते हुए अपने कागजों को समेटकर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद सौम्या की गाड़ी जब सड़क पर दौड़ रही थी, तब उसने पाया कि आज फिर से कोई उसका पीछा कर रहा था। चाहे वह जो भी हो, आज तो उसे सबक सिखा कर रहूंगी, उसने खुद से कहा और गाड़ी को एक पार्क के पास ले जाकर रोक दिया। उसने ये स्थान बहुत सोच समझकर चुना था। वह स्थान ना ही बहुत सघन आबादी वाला था, ना ही सुनसान ही था।
उसके कार्य के लिए ये स्थान पूर्णतः उपयुक्त था। शाम का समय था, इसलिए बच्चे पार्क में क्रिकेट और बैडमिंटन आदि खेल रहे थे, जिनका कोलाहल चारों ओर से सुनाई दे रहा था। वहीं कुछ लोग यहाँ वहाँ चहलकदमी भी कर रहे थे। वह गाड़ी से उतरी और पार्क के प्रवेश द्वार के पास ही झाड़ियों में छुपकर अपना पीछा करने वाले की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। वह शख्स अपनी गाड़ी से उतरा और उसे ढूंढने के लिए पार्क के अंदर चला गया, जिसके पीछे वह आया था। जब वह पार्क के अंदर गया तब अचानक से किसी ने उसे पीछे से धक्का देकर मुंह के बल गिरा दिया और झट से उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपना पैर जमाकर उसे खड़ा होने में बिल्कुल ही असमर्थ कर दिया। उसने अपने पैर उस व्यक्ति की पीठ पर अड़ाए और उसके हाथों को खींचा। वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा। उसने उससे पूछा, बताओ कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वह व्यक्ति चौंक गया। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। एक पल उसे लगा शायद ये वही तो नहीं जिसके पीछे वह यहाँ तक आया है, लेकिन वह पूरे विश्वास से नहीं कह सकता था, क्योंकि वह अपने हमलावर को देख तक नहीं पा रहा था। और अगर वह वही थी तो वह व्यक्ति ये दावे के साथ कह सकता था कि उसने उसे गलत समझ लिया था। मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब देने में तुम कितना समय लगाओगे? सौम्या ने उसकी सोच से बाहर निकालते हुए कहा। जल्दी बताओ। कोई जवाब नहीं मिलने पर सौम्या ने फिर से उससे कहा। उस व्यक्ति को सौम्या की हरकत और अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस जल्दी अपना नाम बताओ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। उसने उसे अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी। मैं आशुतोष राणावत हूँ और मैं, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उसकी बात को बीच में ही काट कर उसने फिर से पूछा, देखो तुम्हें। उसने अपने पैर उस व्यक्ति की पीठ पर और जोर से अड़ा दिया और पूछा, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, लेकिन किसके लिए काम करते हो? उसने फिर से बिना उसकी पूरी बात सुने अगला सवाल दाग दिया। ये तो हद है। उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। उस व्यक्ति ने, जो अपना नाम आशुतोष राणावत बता रहा था, ने खींच के साथ कहा कि अगले ही पल सौम्या ने उसके हाथों को अपनी चुन्नी से बांधने लगी और बड़बड़ाने लगी, तुम ऐसे नहीं मानने वाले। तुम्हें तो आज अच्छे से सबक सिखाकर रहूंगी। तुम रुको बस, मेरे हाथ क्यों बांध रही हो? उसने उससे लगभग चिल्लाते हुए पूछा, ताकि तुम कोई चालाकी ना कर सको। उसने तुरंत जवाब दिया। सौम्या ने उसके हाथ बांध दिए और आदेशात्मक लहजे से कहा, चलो उठो जल्दी से। वह मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया। सही कहते हैं लोग कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई के बदले बुराई मिलती है। और मन ही मन अपने कान पकड़े कि आज के बाद ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। वह उस हालत में जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा ही हुआ था कि सौम्या ने उसे धक्का दिया और धकेलते हुए एकदम साइड में ले गई। अब वह सच में डर चुका था कि कहीं वह किसी गलत हाथों में तो नहीं फंस गया, कहीं ये लड़की उसे मारकर उन्हीं झाड़ियों में तो नहीं फेंक देगी। साइड में आते ही सौम्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, उसका शक सही था, ये वही थी। सौम्या ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए ही थे कि वह आश्चर्य से और असहजता बस थोड़ा पीछे हट गया। अब उसे लगने लगा शायद ये लड़की मारने से पहले मुझे लूटने का इरादा पाले हुए है। सही बात है, भोली सूरत देखकर किसी की सीरत का पता नहीं लगाया जा सकता है। सौम्या ने भी उस व्यक्ति को गौर से देखा। हालांकि जब वह अंदर आ रहा था तब भी उसकी नज़र बराबर उस व्यक्ति पर बनी हुई थी, लेकिन अब इतनी नज़दीक से वह सब कुछ बहुत ही बारीकी से देख पा रही थी। गेहुआ रंग लिए हुए वह व्यक्ति अपने शरीफ से दिखने वाले चेहरे पर एक पतले सुनहरे रिम का चश्मा लगाए हुए था और उससे झांकती वह काली आंखें। लंबाई का ठीक ठाक पता नहीं लग रहा था, शायद 5 फुट 9 या 10-11 इंच कुछ भी हो सकता था। खैर, जैसे ही वह व्यक्ति पीछे को हटा, सौम्या ने अपनी जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। एक पल के लिए तो वह कांप ही गया। सौम्या ने अपनी तर्जनी उंगली उसे दिखाते हुए कहा, चुपचाप खड़े रहो और मुझे तलाशी लेने दो। उसके ऐसा कहते ही उस व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन वह कहीं ना कहीं खुश भी था कि उसका उसे लूटकर मार फेंकने वाली उसकी सोच गलत साबित हुई और उसमें थोड़ा साहस वापस आया।
उसने चिढ़कर उससे कहा, क्या तुम क्या खुद को पुलिस और मुझे अपराधी समझ रही हो? मैं पहले ही कह रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगे इसके लिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी भी देने लगे? वाह, सौम्या ने उसे घूरते हुए कहा। अब जब वह व्यक्ति ये जान चुका था कि उसे उस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला जैसा उसने पहले सोचा था, तो क्यों ना इसे इसकी तसल्ली के लिए तलाशी ले लेनी दी जाए, ताकि इसकी गलतफहमी दूर हो और मुझे भी इन सब से छुटकारा मिल जाए। ये सोच उसने सौम्या से कहा, ठीक है, ले लो तलाशी और कर लो तसल्ली। और उसने सौम्या के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने तलाशी लेनी शुरू की। पहले उसने उस व्यक्ति की कोट की जेब से उसका फ़ोन निकाला और उलट पुलट कर देखना शुरू किया, जिसे देखकर उस व्यक्ति के मन में ये बात आई कि जब से मैं इससे मिला हूँ, पहले मेरा फ़ोन टूटा और अब मैं लगभग टूटी फूटी हालत में इसके सामने मुजरिम के समान खड़ा हूँ। फ़ोन लॉक था, जिससे उसे कोई जानकारी नहीं मिली। उसने फिर से उसके कोट की दूसरी जेब को देखा और उसके हाथ उसका मेडिकल रिपोर्ट लगा, जिसको देखने के बाद सौम्या के माथे पर सिकन की रेखाएं खिंच गईं और वह आंखों को सिकोड़ते हुए उस व्यक्ति की ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में देखने लगी। हॉस्पिटल में जब तुम उसे टकराई थी, तब ये वहीं गिरा रह गया था। मैं तुम्हें यही वापस करने तुम्हारे पीछे भागा, लेकिन तुम गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। उस व्यक्ति ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया। उसके जवाब को सुनने के बाद सौम्या के माथे की रेखाएं कुछ कम हुई, लेकिन उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि वह उस व्यक्ति के जवाब से संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपने हाथों को सामने की ओर बांधा और कहा, लेकिन इसे तो तुम हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर भी जमा कर सकते थे। इस पर मेरा फ़ोन नंबर था, वह लोग मुझे कॉल कर सकते थे और मुझे ये मिल जाता। इसके लिए मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं थी। अब उस व्यक्ति की अंतरात्मा कहने लगी कि अब ये पक्का कोई पुलिस वाली है, जो सवाल के ऊपर सवाल दागे ही जा रही है। यकीन मानो इस बात का मुझे भी अब बहुत अफसोस हो रहा है। उसने लगभग तंज कसते हुए सौम्या से कहा। सौम्या ने अपनी आंखें बंद की और सिर झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। लगभग 2 से 3 सेकेंड तक इसी मुद्रा में शांत खड़े रहने के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आंखें खोलकर हाथ नीचे कर लिए। वह उसके पीछे की ओर गई और उस व्यक्ति के हाथ खोलने लगी। मुझे तो तुम पर अभी भी शक हो रहा है मिस्टर आशुतोष राणावत। खैर, अगली बार यदि तुमने मेरा पीछा किया तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूंगी। उसने उसके हाथ खोलते हुए कहा। विश्वास करो, ना मैं इतना खाली बैठा हूँ और ना ही तुम इतनी खास हो कि मैं बार बार तुम्हारा पीछा करूं। आज तो उसने गुस्से से उससे कहा। उसने सौम्या के हाथ से अपना फ़ोन छीना और तुरंत वहां से निकल गया। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोल ही रहा था कि उसके फ़ोन की लाइट जली। उसने देखा तो राजीव का कॉल आ रहा था। हे भगवान, इन सब झमेलों में तो मैं राजीव के बारे में तो भूल ही गया था। वह तो हॉस्पिटल में ही रह गया। फ़ोन रिसीव किया और दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आई, हेलो आशुतोष, तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? अचानक हॉस्पिटल से कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितनी आवाज़ लगाई, तूने सुना ही नहीं। कहाँ है तू अभी? उसकी आह निकल गई। फिर से इतने सारे सवाल। उसने खुद संयत किया और कहा, वो मेरा फ़ोन गिर गया था। शायद गिरने की वजह से फ़ोन का स्पीकर खराब हो गया है। फ़ोन पॉकेट में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अभी फ़ोन हाथ में था तो इसकी लाइट जली हुई देखी तो पता चल गया। यार, मैं बस ज़रूरी काम में फंस गया था। तू हॉस्पिटल में ही है ना अभी? हाँ, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही थी, इसलिए बार बार फ़ोन कर रहा था। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, उसने उससे कहा और फ़ोन अपनी जेब में वापस रखकर कार में बैठा और वहां से निकल गया। आशुतोष राणावत एक फार्माकोलॉजिस्ट था। वह देहरादून से था। उसके पिताजी श्री किशोर राणावत एक किसान थे और उनके यहाँ फलों के बाग थे। यहीं पर 8 साल पहले आशुतोष ने अपने बचपन के दोस्त राजीव के साथ मिलकर एक फार्मा लैब की शुरुआत की थी। राजीव लैब के सभी लीगल कागजात देखता था। अपने 8 सालों की कड़ी मेहनत के दम पर आज उसके इस लैब की गिनती भारत के प्रतिष्ठित लैबों में थी। आज वह अपनी एक मीटिंग के लिए चंडीगढ़ आया था।
उसके जहन में आज का सारा दिन किसी फिल्म की रील की मानिंद चलने लगा। नवंबर का महीना आधे से ज़्यादा बीत चुका था, जिसकी वजह से अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी थी। वह सुबह 6:30 बजे घर से निकला था। 12 बजे एक दवा निर्माता कंपनी के साथ उसकी मीटिंग होनी थी। 11:30 बजे वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। उन्होंने रिसेप्शन पर अपने पहुंचने की सूचना दी और वेटिंग एरिया में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी भिजवाई गई और वह दोनों उसका आनंद लेते हुए मीटिंग के शुरू होने का इंतजार करने लगे। लगभग 1:30 बजे उनकी मीटिंग खत्म हुई। वह अपने होटल पहुंच गए। दोपहर का खाना खाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और आगे की रणनीति पर काम करने लगे। शाम को उसे हॉस्पिटल में विजिट के लिए जाना था। राजीव उसके साथ जाने से मना कर रहा था, लेकिन वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंचा, जहां राजीव उसका इंतजार कर रहा था। आशुतोष उसके साथ होटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसने आशुतोष से पूछा कि उसे कहाँ इतनी देर लगी, तो उसने सिलसिलेवार तरीके से उसे बताना शुरू किया। डॉक्टर से मीटिंग करने के बाद मैं जैसे ही केबिन से बाहर निकला, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन सुनकर मैं वहीं साइड की दीवार से लगकर खड़ा हो गया और फ़ोन देखने लगा। फ़ोन देखने के बाद मैंने अपनी नज़र उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। एक लड़की आसमानी रंग के सूट सलवार में और काले रंग के स्वेटर पहने अपने हाथ में पकड़े कुछ कागजात अपने पर्स में रखने की कोशिश करते हुए मेरी ओर ही बढ़ रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था और मैं बस मंत्रमुग्ध सा उसे ही देख रहा था। मैंने अपनी 34 साल की उम्र में ऐसी भावनाएं कभी महसूस नहीं की थीं जो मैं इस समय कर रहा था। तभी अचानक मुझसे कोई टकराया। मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर पड़ा। जैसे ही मेरे हाथों से मेरा फ़ोन छूटा, मुझे होश आया। मैं हड़बड़ाहट में अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका तो देखा ये वही थी। शायद टकराने की वजह से उसके हाथों से सारा सामान नीचे गिर गया था, जिसे वह हड़बड़ाहट में समेटे जा रही थी। मैं अपना फ़ोन उठाने के लिए झुका। उसने एक हल्की नज़र मेरे ऊपर डाली और मुझसे माफ़ी मांगी और सारा सामान अपने पर्स में रखकर तुरंत लॉबी से बाहर निकल गई। वह हवा के झोंके की तरह आई और चली भी गई। मैं बैठा बैठा बस उसे देखता ही रह गया। मैंने खुद को इस झटके से उबारा और अपना फ़ोन उठाकर देखा। सिर्फ स्क्रीन पर कुछ दरारें उभर आई थीं, बाकी सब ठीक ठाक ही लग रहा था। मैं खड़ा होने ही लगा था कि देखा एक मेडिकल रिपोर्ट वहीं पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया तो मेरे दिमाग ने कहा शायद ये उसी का हो। मैं उसे लेकर उस ओर भागा जिस ओर वह गई थी। मैं जब तक बाहर निकलता तब तक मैंने देखा कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर जा रही थी। मैंने झट से अपनी गाड़ी निकाली और उसका पीछा करने लगा। उसने अपनी गाड़ी एक पार्क के पास लगाई। उस समय तो मुझे यही लगा था कि शायद उसे ताज़ी हवा खानी हो। मैं भी उस पार्क के अंदर चला गया और फिर आशुतोष ने देखा जैसे जैसे वह उसे बताता गया वैसे वैसे राजीव के चेहरे पर हाव भाव बदलने लगे और उसकी बात खत्म होते होते वह जोर जोर से ठहाके लगाते हुए हंसने लगा। उसकी इस हरकत पर आशुतोष की त्योरियां चढ़ गईं और उसने घूरकर उसे देखा तो वह चुप हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। उसने गुस्से से उसे चुप रहने के लिए कहा। वह चुप तो हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गाना शुरू कर दिया। एक अजनबी मुलाकात हसीना से यूं हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त आशुतोष अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, उस समय से भी ज़्यादा जिस वक्त उस अनजान लड़की ने उसे बांध रखा था। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा तो राजीव ने सॉरी सॉरी बोलकर मुंह पर उंगली रख ली। आशुतोष ने भी उसे देखते हुए गाना शुरू कर दिया ताकि उसे ताना मार सके। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतवार ना रहा। लेकिन ये क्या, राजीव फिर से हंसने लगा, पर इस बार आशुतोष भी उसके साथ हंस पड़ा। गलती तुम्हारी है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो वह भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देता। किसी और की छोड़ो, मैं भी अगर उसकी जगह होता तो कुछ ऐसा ही करता। 34 की उम्र में 16 साल के लड़कों वाली हरकत कौन करता है? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजीव ने अचानक से हंसना बंद कर दिया और शांत भाव से कहा। हंसी के फुहारों के बीच गाड़ी के अंदर का माहौल अब शांत और गंभीर हो चुका था।
तूने एक अनजान लड़की को देखा, उसके लिए कुछ महसूस किया और उसके पीछे पीछे बच्चों की तरह दौड़ पड़ा। अगर वह अकेले में पूछताछ करने के बजाय लोगों को इकट्ठा करके तुम्हें पिटवा देती तो क्या होता? तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? उसने आगे कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो? आखिर तुम उसके बारे में जानते ही क्या थे? इस बार उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। उसका नाम सौम्या राय है, उम्र 31 साल, फोन नंबर। आशुतोष ने सामने की ओर देखकर गाड़ी चलाते हुए आवेशपूर्ण होकर राजीव से कहा। राजीव उसका मुंह ताकने लगा। आशुतोष ने राजीव की ओर देखा तो पाया कि वह उसे ही देख रहा था। उसने उससे नजरें हटाईं और चुपचाप गाड़ी चलाते हुए उसकी बातों पर गौर करने लगा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। हाँ, राजीव सही तो कह रहा था। उसके द्वारा किया गया तर्क ही वास्तव में तर्कहीन था। वह क्षणिक आवेश में आकर भावनाओं की नदी में तिनके के समान बहता ही चला गया और अब जो कुछ भी हुआ था उससे परेशान होकर उसकी भड़ास वह अपने दोस्त पर निकाल रहा था। उसके बाद में पूरे रास्ते वह चुप ही रहा। होटल रूम में पहुंचने के बाद भी राजीव चुपचाप रहा तो आशुतोष को लगा कि शायद वह उससे नाराज है। इसलिए रात का खाना खाने के बाद वह उसके पास गया और उससे पूछा, क्या वह उससे नाराज है? उसने आशुतोष की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी बाह पकड़कर उसे अपने सामने बैठा लिया। मैं भला तुमसे क्यों नाराज रहने लगा? मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान हूँ। राजीव के ऐसा कहने पर आशुतोष असमंजस में उसे देखता रहा। राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? आशुतोष ने पूछा। तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए जो भावनाएं जागी, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। क्या वह सिर्फ 2 पल का आकर्षण था या तुम इस बात को लेकर गंभीर हो? राजीव के इन सवाल ने उसे 2 पल के लिए मौन कर दिया। सच कहे तो वह इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहता था। इतने सालों तक किसी के लिए आकर्षण नहीं हुआ तो इस उम्र में कैसे हो सकता है? और पहली नजर में प्यार हो जाए, ये भी उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अजीब अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। दूसरी बात, हो सकता है कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में बंधी हो। हालांकि उसे देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि वह शादीशुदा हो। हाँ, लेकिन किसी के साथ रिलेशन या कंटिमेंट में भी तो हो सकती है ना। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। राजीव ने उसके कंधे दबाते हुए उसे हिलाया तो उसने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि मुझे इस सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा कि आकर्षण है या कुछ और। आशुतोष ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया था। पक्का? हाँ पक्का। कहीं तो उसकी पिटाई और धमकी से डर तो नहीं गया और इसकी वजह से अपना इरादा बदल लिया? उसने आशुतोष की चुटकी ली। आशुतोष ने हंसते हुए अपना सिर नामे हिलाया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने जो कुछ भी किया इससे तो यही समझ में आता है कि वह एक साहसी और सही समय पर सही निर्णय लेने वाली महिला है। लेकिन अब मैं खुद को कुछ समय देना चाहता हूँ बस। राजीव ने आत्मसंतुष्टि से आशुतोष की ओर देखा और उसे गले से लगा लिया। रात के गहन अंधकार में एक आदमी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजने लगी और रात की शांति को भंग करने लगी। वह उठा और अपने फोन की स्क्रीन को देखने के बाद अपने कानों से लगा लिया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से किसी की गुस्से से भरी आवाज आई, आज फोन क्यों नहीं किया? वह व्यक्ति, कल उसे शक हो गया था, इसलिए मैंने आज उसका पीछा नहीं किया। दूसरी तरफ से, और ये तुम मुझे कब बताने वाले थे? आगे से मुझे दोबारा फ़ोन करके खुद अपडेट मांगना ना पड़े, इसका ध्यान रखना। वह आदमी, जी ठीक है। दूसरी तरफ से बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया गया। उस आदमी ने भी अपना फ़ोन वापस से बिस्तर पर पटका और सो गया। दूसरी तरफ से जिसने फ़ोन किया था उसके फ़ोन पर सौम्या की तस्वीर चमक उठी। उसने अंगूठे से उस तस्वीर को सहलाया और बोला, तुम्हें हर उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी वजह तुम हो। बस एक खास मौके की तलाश है और बस तुम मरोगी, पर उससे पहले मैं तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगा। कोई कहता है जीवन एक सफ़र है, कोई कहता है कि एक रास्ता है। जीवन के इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हमें कई बार कुछ अनजान लोग मिलते हैं,
कभी वह दिल में बस जाते हैं तो इस सफ़र में हम सफ़र बन जाते हैं, नहीं तो बस वह आते हैं और वह चले जाते हैं। आशुतोष की सौम्या से मुलाकात हुए या फिर कहें मुठभेड़ हुए 5 महीने हो चुके थे। इस बीच उसने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया ताकि उसे याद ना कर सके, लेकिन फिर भी यदा कदा उसकी याद आ ही जाती थी। वह उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था जब वह हॉस्पिटल की लॉबी में चलते हुए उसकी ओर आ रही थी। उसके पास सौम्या का फ़ोन नंबर भी था, लेकिन उसने कभी भी उसे फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं की। इस बीच में वह 2-3 बार अपने काम से चंडीगढ़ भी गया, लेकिन एक भी बार उससे दोबारा मिलना नहीं हो पाया। इसी बीच एक दिन जब वह लैब में व्यस्त था, तब राजीव उसके पास आया और कहा, देख क्या खबर छपी है। क्या छपा है? उसने लापरवाही से पूछा। इसमें चंडीगढ़ के एक कोचिंग सेंटर के बारे में लिखा है जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग सेंटर के बच्चों ने 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ के 100 टॉपर्स में से 17 बच्चे इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। वह सभी अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, टॉप 10 में से 3 बच्चे उसी कोचिंग सेंटर के ही हैं। उसने उस लेख का सार आशुतोष को कह सुनाया। इस खबर को सुनकर आशुतोष के मन में एक संतुष्टि का भाव आया। जहां समाज में लालच और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से समाज अभी भी जिंदा बचा हुआ है। उसने राजीव से कहा, हमें भी उस कोचिंग सेंटर के लिए कुछ करना चाहिए, हम उन्हें आर्थिक मदद दे सकते हैं। उसने भी सहमति जताई और फिर वह अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम को राजीव आशुतोष के पास आया और उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ मॉल चलेगा। आशुतोष के मना करने पर वह उससे बोला, प्लीज चलना यार, मुझे विद्या, राजीव की पत्नी और बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, प्लीज। आशुतोष ने उससे कहा कि वह भाभी के साथ चला जाए, तो उसने कहा, नहीं, कल विद्या का बर्थडे है और आज रात 12 बजे मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। उसके लाख मना करने के बावजूद राजीव उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ ले गया। वह देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मॉल में गए। वहाँ पर राजीव लेडीज सेक्शन में कपड़े देख रहा था और आशुतोष उस स्टोर को। अचानक उसने देखा कि राजीव से कुछ दूरी पर वही लड़की खड़ी थी। उसने राजीव के कंधों को थपथपाया और उसे उस ओर देखने का इशारा किया। राजीव ने उस तरफ देखा और देखते ही उस तरफ बढ़ गया। आशुतोष ने देखा राजीव ने बहुत ही शांत भाव से और मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और उससे बातें करने लगा। राजीव की इस प्रतिक्रिया से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? अरे आशुतोष, जरा इधर तो आना। राजीव ने उसे आवाज दी। उसने अपने चश्मे के पीछे से एक उड़ती निगाह राजीव पर डाली और फिर नजर वापस से उन एक जोड़ी काली आंखों पर जमा ली जो इस बार उसे ही देख रहे थे। वह उनकी ओर बढ़ा और राजीव के बगल में अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डालकर खड़ा हो गया। हो सकता है उसका ये व्यवहार सौम्या को असभ्य और रूखा लगा हो, इसलिए उसने उसे सिर से लेकर पैर तक आशुतोष को घूरा और अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं, जैसे कुछ भूला हुआ याद आ गया हो। आशुतोष, ये सौम्या रॉय हैं। सौम्या जी, ये है मेरे पार्टनर आशुतोष राणावत। वह दोनों जब आंखों ही आंखों में एक दूसरे का जायजा ले रहे थे, उसी बीच राजीव ने उन दोनों का औपचारिक परिचय करवाया। आशुतोष ने अपनी जेब से अपना दाहिना हाथ निकाला और भावहीन चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई सौम्या जी। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने तुरंत अपना हाथ आशुतोष के हाथों से मिला दिया। एक अजीब सा झटका आशुतोष के हाथों से होते हुए उसके सीने तक पहुंचा, जिसने उसके दिल को ही उछाल दिया। वह बस आश्चर्य से उसकी काली आंखों में ही देखता रह गया। आशुतोष, आशुतोष, राजीव ने उसे हिलाया। वह उसकी ओर देखने लगा। वह आंखों से इशारा करते हुए फुसफुसाया, हाथ छोड़ उनका। आशुतोष ने उस ओर देखा जहां उसकी आंखें इशारा कर रही थीं और उसने झट से उसके हाथ छोड़ दिए। शायद ये किसी गहरी सोच में डूब गए थे। आशुतोष ने उसकी ओर देखा, अपने होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए सौम्या ने आशुतोष से कहा था। सौम्या की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जिसका रहस्य केवल आशुतोष को ही पता था। हाँ,
उसकी आंखें उस दिन के लिए आशुतोष पर हंस रही थीं। एक्सक्यूज मी। आशुतोष इतना कहकर वहां से निकल गया, क्योंकि राजीव उसे अपने साथ जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लेकर आया था। इसलिए उसने टैक्सी ली और अपने घर के लिए निकल गया और राजीव को मैसेज करके बता दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। प्यार में पड़ने के बाद व्यक्ति पागल हो जाता है और आशुतोष के साथ भी ये सब शुरू हो चुका था। तभी तो आधी रात में, जब हर कोई अपनी थकान मिटाने के लिए नींद में था, उस वक्त वह अपने पलंग के पुश्त से टिककर अपने एहसासों को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। वह बाहर से जितना शांत दिख रहा था, उसके भीतर उतनी ही उथल पुथल मची हुई थी, उतना ही शोर मच गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और उस पल के बारे में सोचने लगा जब सौम्या के छूने से ही उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसके होठों पर मुस्कान खिल गई, लेकिन अगले ही पल उसे उसकी तंज कसती हुई आंखें याद आ गईं और आशुतोष की मुस्कान गायब हो गई। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो घड़ी में 8 बज रहे थे। वह झटपट तैयार हुआ और कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र राजीव पर पड़ी, जो उसी का इंतजार कर रहा था। राजीव, आ गया तू? मैंने सोचा तेरी गाड़ी तो है नहीं, तो यहाँ से तुझे साथ लेते चलूं। आशुतोष, तो चल बैठा क्यों है? पर बेटा नाश्ता तो कर लो। वह अपना टिफिन उठाकर आगे बढ़ ही रहा था कि माँ ने कहा, देर हो रही है माँ। उसने उन्हें कहा, राजीव खा ले, 2 पराठे खाने में कितना समय लगेगा? आशुतोष ने प्लेट में पराठों को रोल करते हुए हाथ में उठाया और आगे बढ़ गया। राजीव भी उसके पीछे पीछे चला आया। वह दोनों गाड़ी में बैठ गए और आशुतोष खाने में व्यस्त हो गया। वह महसूस कर पा रहा था कि राजीव गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में उसे ही देख रहा था। लैब पहुंचते ही आशुतोष गाड़ी से उतरा और अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे राजीव भी। क्या हुआ? आशुतोष ने तंग आकर उससे पूछा। राजीव, कल तुझे क्या हो गया था? कितना अजीब बर्ताव कर रहा था तू। मेरे सिर में दर्द हो रहा था। राजीव, ये तो वह झूठ है जो तूने कल भी कहा था। अब सच बता। पहले तू बता, तू उसे कैसे और कब से जानता है? किसे? उसी मोहतरमा को जिनसे कल तूने मुझे मिलवाया था। कल जो तुझे न्यूज आर्टिकल सुनवाया था, कोचिंग सेंटर वाला, ये वही तो थी। उसमें उन बच्चों के साथ इसकी और एक और व्यक्ति की तस्वीर छपी हुई थी। उसके जवाब को सुनकर आशुतोष के चेहरे का सारा तनाव एकदम से शांत हो गया और वह राजीव की ओर पीट करके खड़ा हो गया। अब तू बता, कल तूने ऐसी अजीब हरकत क्यों की थी? राजीव ने पूछा। ये वही है जिसका चंडीगढ़ में मैंने पीछा किया था। आशुतोष ने धीरे से कहा। 2 मिनट का सन्नाटा और उसके बाद राजीव के जोर जोर से हंसने की आवाज़। हा हा हा। अब मैं उसके शायद ये किसी गहरी सोच में डूब गए थे का, और तेरे अचानक से आए सिर दर्द का मतलब समझा। हा हा हा। तेरा तो बड़ा वाला पोपट हो गया। हा हा हा। राजीव लगातार हंसते हंसते बोल रहा था। आशुतोष उसकी ओर पलटा तो देखा, वह टेबल पर एक हाथ टिकाकर खड़े खड़े हंस रहा था। आशुतोष ने उसकी पीठ पर जोरदार घूंसा जमा दिया। उसकी आह निकल गई। राजीव, ये क्या था? आशुतोष, जैसे को तैसा। वह सब छोड़, तू उसके साथ क्या क्या बातें कर रहा था? राजीव, हट, मैं नहीं बताऊंगा तुझे। आशुतोष, देख भाव मत खा, जल्दी बता। राजीव, नहीं बताऊंगा। तेरा फैलाया रायता साफ करने में मुझे कितनी मुश्किल हुई, तुझे कुछ पता भी है? आशुतोष, माफ कर दे भाई, प्लीज बता देना प्लीज। उसने अपनी टेढ़ी नज़र आशुतोष पर डाली और बोला, कुछ खास नहीं, थोड़ा उसके बारे में सुना, थोड़ा अपने बारे में बताया। यहाँ क्यों आई है? मतलब देहरादून में, मुझे क्या पता। पर मॉल में वह अपने परिवार के साथ कल का दिन सेलिब्रेट करने आई थी। परिवार के साथ? मतलब कौन कौन? आशुतोष ने कौतूहल पूर्वक पूछा। परिवार मतलब माता पिता भाई बहन। आशुतोष ने राहत की सांस ली और यदि कुछ और भी जानना चाहता है तो ये रहा उसका कार्ड, खुद फोन करके सब पूछ ले। ये कहते हुए उसने आशुतोष को उसका कार्ड थमा दिया। पर मुझे नहीं लगता कि तेरी खिचड़ी उसके साथ पक सकती है, क्योंकि उसे तुझ में 1% भी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, राजीव ने कहा। आशुतोष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, खिचड़ी तो तू पका, मैं तो बिरयानी पकाऊंगा। वह कैसे? तू बस देखता रहे। बहुत ही सुहावना मौसम था और इस मौसम में देहरादून की सड़क पर एक गाड़ी दौड़ रही थी
उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे थे। अचानक से उनके सामने एक बेकाबू हुई ट्रक आ गई और गाड़ी उस ट्रक से टक्कर लगते ही खाई में गिर गई। नहीं, अचानक से सौम्या नींद से जाग गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह हाँफ रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसने हिम्मत करते हुए अपने सिरहाने रखी हुई अपनी घबराहट की दवा निकालकर उसे पानी के साथ निगल लिया। धीरे धीरे उसकी धड़कनें नियमित हुईं। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने तकिए में मुंह छिपा लिया। उसकी नींद उचट चुकी थी। सारी रात उसने जागकर बिता दी। सुबह 5 बजे के आसपास उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह नहीं उठी तब उसकी माँ उसको कमरे में देखने के लिए आई तो उसको सोता हुआ पाया। वह सौम्या के पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सौम्या उठो, 10 बज गए हैं। कितनी देर सोती रहोगी? सौम्या ने आंखें खोलकर देखा तो उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई थी। घड़ी में समय देखा तो 10 बज रहे थे। चलो अब तैयार होकर बाहर आ जाओ और नाश्ता कर लो। और उसकी माँ कमरे से चली गई। सौम्या तैयार होकर बाहर आई और नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। नाश्ता करते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि उसके लिए लंच ना बनाएं। इतनी देर से खाने की वजह से उसे अब भूख नहीं लगेगी। हाँ, भूख लगेगी भी कैसे? दवाइयाँ खा खा कर तो तुम्हारा पेट ऐसे ही भरा रहता है। सोफे पर बैठे सौम्या के पापा ने कहा, अच्छा सुनो, प्रवीण का फोन आया था। वह कह रहा था कि आज रात होटल सम्राट काल्पनिक नाम में एक पार्टी है। हम सबको बुलाया है तो तुम भी शाम को तैयार हो जाना। उन्होंने फिर से कहा, पर पापा मुझे नहीं जाना। आप मेहता अंकल को फ़ोन करके बोल दीजिए मैं नहीं आ पाऊंगी। सौम्या ने जवाब दिया। शरद जी, सौम्या के पिता, उसके पास आकर बैठ गए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, क्यों नहीं जाना है? कुछ दिनों में वापस से फिर चंडीगढ़ चली जाओगी। उसके बाद हम लोग तरसते रहेंगे कि कब हमारी बिटिया आएगी। अभी जब तक यहाँ हो तब तक हम लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता लो। वैसे भी थोड़ा लोगों के साथ बोलोगी, मिलोगी, खुश रहोगी तो तुम्हारी आधी दवाइयाँ यूं ही कम हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह उसकी ओर देखने लगे। सौम्या ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, आपको जो बात खुशी देगी मैं वह जरूर करूंगी। वाह दीदी, बहुत मजा आएगा। आप कितने टाइम के बाद हम लोगों के साथ किसी पार्टी में जाएंगे। आप ना वह वाली साड़ी पहनना जो हमने कल आपके लिए खरीदी थी। बहुत सुंदर लगोगी आप। सौम्या की छोटी बहन श्वेता ने कहा, नहीं, वह साड़ी बहुत भड़कीली है, मैं उसे नहीं पहन सकती। मैं तो वह खरीदना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी और माँ की जिद की वजह से खरीदनी पड़ी। सौम्या ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, पार्टी में तो थोड़ा तड़क भड़क चलता है यार। वैसे भी वह साड़ी इतनी भड़कीली भी नहीं है जितना आप कह रहे हो। श्वेता ने कहा। श्वेता रमा जी से, देखो ना माँ, दी मेरी बात नहीं सुन रही हैं, इन्हें मनाओ ना। इस पूरे समय सौम्या श्वेता को घूर रही थी। सामने से रमा जी, पहन लो ना सौम्या, मेरा भी बहुत मन है। सौम्या, आप लोग जानते हो कि मैं आप सबको मना नहीं कर पाती और इसलिए हमेशा मेरा फायदा उठाते रहते हो। अभी वह सॉरी सौम्या का भाई नहीं है यहाँ, वरना वह भी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने में आप सबका साथ दे रहा होता। ठीक है, आप जो कहेंगे वह पहन लूंगी, जहाँ कहोगे चलूंगी, बस अब खुश। शरद जी, रमा जी, श्वेता तीनों एक साथ बहुत खुश और सभी हंसने लगे। शाम का समय, सौम्या का घर। सौम्या अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की कढ़ाई वाली साड़ी और सफ़ेद रंग का ब्लाउज पहना हुआ था और श्वेता उसका मेकअप करने में लगी हुई थी। सौम्या उसकी हरकतों से चिड़ी हुई थी। सौम्या, कर ले, जितना भी पेंटिंग मेरे चेहरे पर करना है कर ले, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा ना तो मैं तुरंत मुंह धो लूँगी। उसके बाद मत कहना कि दीदी आपने ये क्या किया और ये आंखों पर क्या क्या लगाई जा रही है। मैं बता रही हूँ, मैं तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी। श्वेता, अरे चिल दी, कितना शोर कर रही हैं आप। पार्टी में अगर आप बिना मेकअप के जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों के सामने मेरी क्या इमेज बनेगी कि खुद को देखो कैसे बन छन के आई है और बहन की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। सौम्या, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं तेरी बड़ी बहन नहीं, तेरा बच्चा हूँ और तू मेरी माँ, जिसे देखकर लोग कहेंगे देखो खुद कैसे बनठन के आई है और अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। श्वेता, दी प्लीज मुझे आपके होठों पर लिपस्टिक लगाने दो। तभी रमा जी अंदर आईं और बोली, चलो हो गया तुम दोनों का।
फिर उनकी नज़र अपनी दोनों बेटियों पर पड़ी। वह मेरी बच्चियों को किसी की नज़र ना लगे और अपनी आंख का काजल निकालकर अपने दोनों बच्चों को लगा दिया। सभी पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे। पार्टी की रौनक देखते ही बनती थी। बहुत सारे लोग आए थे जो पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी शरद जी को सामने से प्रवीण मेहता आते हुए दिखाई दिए। प्रवीण मेहता और शरद की अपने कॉलेज के ज़माने की दोस्ती थी और दोनों ने अपनी पढ़ाई एक ही साथ की थी। दोनों ही अलग अलग कॉलेजों में प्रोफेसर भी बने। जहां शरद जी रिटायरमेंट के बाद घर बैठ गए, वहीं मेहता जी का अपना बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर का काम था और उनके ब्रांच चंडीगढ़, लुधियाना, शिमला, देहरादून में थे। मेहता जी के आने के बाद तीनों बच्चों ने बारी बारी करके उनके पैर छुए और मेहता जी ने तीनों को आशीर्वाद दिया। फिर वह सौम्या की तरफ बढ़े और कहा, अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी तरक्की देखकर। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर पाती और मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ये तो बच्चों की खुद की मेहनत है जो इस सफलता को देख पा रहे हैं। आपने हमेशा हमारी मदद की है, चाहे वह वित्तीय हो या कुछ और। मैं जो करती हूँ वह तो सब देखते हैं, पर आपके बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। आपकी ही मदद से मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला और आप ही हैं जो हर वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इसमें मेरा कुछ भी ज़्यादा योगदान नहीं है। मेहता जी, सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो बच्चा? ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। अगर तुम आगे ना बढ़ती तो मैं भला मदद किसकी करता? और तुम शरद, तुम बिल्कुल मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो तो उसका चेहरा कितना मुरझा गया है। प्रवीण कितना मुरझाया हुआ है। सौम्या, तुम्हारा चेहरा, और ये क्या लगा है तुम्हारे चेहरे पर? सौम्या ने अपना चेहरा छुआ और घूर कर श्वेता को देखकर बोली, ये सब श्वेता का किया धरा है। मैं मना कर रही थी ये सब करवाने से, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर प्रवीण जी हंसने लगे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम उसको डांटो मत क्योंकि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। श्वेता ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, है ना, मैं तो पहले से ही कह रही थी, लेकिन मुझे तो कोई भाव ही नहीं देता। शरद प्रवीण से, वैसे पार्टी देने की वजह नहीं बताई तुमने। प्रवीण, पार्टी मैंने नहीं किसी और ने दी है। मुझे तो सुधीश जी का फोन आया था कि मैं तुम लोगों को निमंत्रण दे दूं। असल में वह लोग सौम्या के इंस्टीट्यूट के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुधीश के जरिए मुझसे संपर्क किया था। प्रवीण और शरद आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर आकर कोई उनके पास खड़ा हो गया और उनसे कहा, हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको पार्टी पसंद आ रही होगी। शरद और प्रवीण उसकी ओर मुड़ते हैं। प्रवीण, हेलो मिस्टर राजीव, शरद की ओर देखकर, शरद, ये है मिस्टर राजीव वर्मा, इन्होंने ही पार्टी दी है। सौम्या जैसे ही राजीव को देखती है उसकी आंखें चारों तरफ किसी को ढूंढने लगती हैं। जो राजीव ये देख लेता है और मुस्कुराने लगता है। और राजीव जी, ये हैं शरद सिन्हा, मेरे खास दोस्त और सौम्या के पिता। राजीव को ये बात अजीब लगी कि सौम्या राय है और उसके पिता सिन्हा हैं। वह सोचने लगा कि कहीं सौम्या शादीशुदा तो नहीं। इसी के बीच राजीव और शरद जी ने आपस में हाथ मिलाए। राजीव को वहां देखकर श्वेता कूदकर उसके पास गई और कहा, अरे आप तो वही हैं ना जो कल मॉल में मिले थे, आपने ही ये पार्टी रखी है। राजीव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। श्वेता ने अपनी भौं को उठाकर पूछा, किस खुशी में? श्वेता के बच्चों जैसी हरकत देखकर राजीव थोड़ा मुस्कुराया और उसकी ओर झुककर कहा, अभी बताता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो। राजीव गया और कुछ ही समय के बाद वापस आया तो उसके साथ एक 30-32 साल की एक महिला थी जिसका कद करीब 5 फुट 2 इंच और गाल फूले, गेहुआ रंग, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान। कुल मिलाकर वह बहुत प्यारी दिख रही थी। उसकी गोद में उसी की तरह एक प्यारी सी 2.5-3 साल की बच्ची थी। राजीव, मिलिए मेरी पत्नी विद्या से, आज इनका जन्मदिन है और ये पार्टी मैंने इसी खुशी में दी है। और यह है हमारी प्यारी सी बेटी पूर्वी। विद्या ने सबको नमस्ते कहा तो रमा जी उसके पास गए और पूर्वी को गोद में लेकर उससे कहा, इन लोगों की उबाऊ बातों को सुनने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो विद्या, हम लोग अपनी टोली बनाते हैं। ऐसा कहकर वह विद्या के साथ चली गई। रमा जी और विद्या के जाते ही आशुतोष, आर्यन, राजीव का बेटा, उम्र 7 वर्ष, को साथ लेकर आया। सौम्या ने जब आशुतोष को देखा तो एक मनोरंजक मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। उसने उसी मुस्कान के साथ उससे पूछा, तो मिस्टर राणावत,
आपका सिर दर्द अब कैसा है? आशुतोष भी मुस्कुराने लगा और कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ सौम्या जी। और अपने सीने पर हाथ रखते हुए, मेरी चिंता करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सौम्या की मुस्कुराहट अब भी उसके होठों पर बनी हुई थी। शरद ने सौम्या के हाव भाव में आए बदलाव को देखा और कुछ सोचते हुए प्रवीण से कहा, चलो भाई प्रवीण, हम भी अपनी अलग टोली बनाते हैं। प्रवीण हंसते हुए, हाँ हाँ जरूर। वहीं कोई और भी था जो सौम्या को बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा था। उसने जब सौम्या को किसी और आदमी के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देखा तो अपने हाथों में पकड़े शराब के गिलास पर पकड़ को मजबूत कर लिया और अगले ही पल उसने गिलास की सारी शराब को एक साथ अपने गले के नीचे उतार लिया और गुस्से में जलती हुई आंखों से सौम्या की ओर देखने लगा। आशुतोष को देखने के बाद श्वेता इस बार फिर से कूदते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई और कहा, आप तो डॉक्टर आशुतोष राणावत हो ना, कल्याणी फार्मा लैब्स वाले आशुतोष? हाँ। सौर्य ने जब ये सुना तो उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो डॉक्टर राणावत, मैं सौर्य, सौम्या जी का छोटा भाई। और श्वेता की तरफ इशारा करते हुए, इस कंगारू का बड़ा भाई। श्वेता अपने भाई की इस हरकत से चिढ़ गई। उसने आशुतोष से कहा, नहीं सर, मेरा नाम श्वेता है, कंगारू नहीं, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सौम्या को बड़ी हैरानी हुई ये जानकर कि उसके छोटे भाई बहन आशुतोष के बारे में जानते हैं। सौम्या, तुम लोग इन्हें जानते हो? सॉरी, ये देहरादून की बहुत बड़ी हस्ती है, इनको कौन नहीं पहचानता, लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। आशुतोष मन ही मन, पर तुम्हारी बहन पीटने को तैयार रहती है। सौम्या, अच्छा है। आशुतोष से आर्यन की तरफ इशारा करके, वैसे क्या ये आपका बेटा है? अरे नहीं, ये तो मेरा बेटा है। आशुतोष की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। राजीव तुरंत बोला, श्वेता, क्या दी, मैं इनकी इतनी बड़ी वाली फैन हूँ और आप तो इनके बारे में कुछ नहीं जानती। सौम्या, तो ठीक है, तुम अपने प्रेरणा स्रोत के साथ बातें करो, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या वहां से चली गई। सौर्य भी श्वेता को घूरते हुए सौम्या के पीछे चला गया। आशुतोष, देखा तुमने, अपनी बहन को गुस्सा दिला दिया। अब सब तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं होते ना। आशुतोष की बात पर श्वेता उसे देखने लगी। श्वेता और आशुतोष ने इस बात पर मुस्कुराते हुए हाई फाई किया। सौम्या वहां से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। सौर्य उसके पास आया, दी सुनो तो, आप भी क्या उस कंगारू की बातों पर नाराज हो गए? चलो मैं आपके लिए कुछ पीने को लाता हूँ, जिससे पक्का आपका दिमाग एकदम तरोताजा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह चला जाता है, पर कोई था जो इंतजार कर रहा था सौम्या के अकेले होने का, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेली थी। तो उसकी ओर बढ़ चला। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बड़ी सुंदर लग रही हो सौम्या, पर ये सब साज श्रृंगार किसके लिए? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, या फिर किसी और को अपनी सुंदरता की जाल में फंसाना चाहती हो? सौम्या ने उसकी ओर देखा और उसका चेहरा घृणा और क्रोध से भर गया। उसने अपना चेहरा फेर लिया। वह आदमी आगे बोला, कहीं तुम उसे तो नहीं फंसाना चाहती हो जिससे हंस हंस कर बातें कर रही थी? सौम्या ने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, पंकज, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा को दुख पहुँचे, वरना अभी तुम्हें सबक सिखा देती। ऐसा कहकर सौम्या आगे बढ़ने लगी, लेकिन पंकज ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे थोड़ा हमसे भी हंस लो, कसम से मेरा इतने से भी काम चल जाएगा। ऐसा कहकर वह बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूने लगा। सौम्या ने तुरंत अपने हाथ से उसका हाथ झटक दिया। दूसरी तरफ श्वेता आइसक्रीम खाते हुए आशुतोष और राजीव से बातें करने में व्यस्त थी, लेकिन आशुतोष का पूरा ध्यान दूसरी ओर सौम्या पर था। श्वेता, अभी तो मैं बस 12th में गई हूँ, पर मैं ना बड़ी होकर बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहती हूँ। आशुतोष, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुमको सफलता जरूर मिलेगी, और उसके बाद तुम मेरी जैसी नहीं, मुझसे भी अच्छी फार्माकोलॉजिस्ट बन जाओगी। आशुतोष बातें तो श्वेता से कर रहा था, पर उसकी नज़र कहीं और थी। श्वेता, आपको पता है, आप भी बिल्कुल दी की तरह बात करते हो, मतलब उन्हीं की स्टाइल में। उन्होंने तो ऐसी बातें करना जीजू से सीखा, आपने कहाँ से सीखा? आशुतोष असमंजस की स्थिति में, जीजू मतलब? श्वेता, जीजू मतलब सौम्या दी के हस्बैंड, और कौन? श्वेता के आखिरी शब्द सुनने के बाद आशुतोष अवाक रह गया। उसे अपने दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल को किसी के हाथों द्वारा
बेरहमी से निचोड़ दिया गया हो, जिसकी असहनीय पीड़ा से वह तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर निकलने की आज्ञा नहीं दी। उसने अपने आप को संयमित किया और श्वेता से पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे जीजू? तो मुझे उनसे मिलवाओगी नहीं? ये सुनते ही श्वेता के आइसक्रीम खाते हुए हाथ अचानक से रुक गए और उसके चेहरे पर असीम दर्द उभर आया, पर अब वह नहीं रहे। उसने बड़ी ही उदासी से कहा, 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देने लगा, जबकि आशुतोष के लिए ये एक के बाद एक दूसरा झटका था। अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर गया था और वह बिना समय गवाए तुरंत वहां से उठकर चला गया। सौम्या ने पंकज का हाथ हटा दिया तो वह बोला, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मैं मरता हूँ। सौम्या ने उसे गुस्से से देखा और लताड़ा, तुम्हारी तो अपनी कोई इज्जत नहीं है। कम से कम अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे के बारे में तो सोचो। इस तरह की ओछी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो बात तुम में है वह उसमें कहाँ? तुम तो जानती ही हो, मैं तो शुरू से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने ही कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। पर अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो हम आज भी साथ रह सकते हैं। मैं उसे तलाक दे दूंगा, उसके बाद हम एक साथ रहेंगे। हद है पंकज, बहुत ही बेगैरत, ढीठ और बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम। सौम्या का तन बदन जल उठा था। उसकी बात को सुनकर उसका मन तो उसे गालियां देने और उसका सिर फोड़ देने का कर रहा था, लेकिन वह स्वयं को किसी तरह नियंत्रित किए हुए थी। वह बेशर्मी से हंसा, जब तुमने इतनी उपाधियां मुझे दे ही दी हैं तो कुछ बदतमीजियां मुझे अब कर ही लेनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने सौम्या को हाथ लगाने की कोशिश ही की थी कि ठीक उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सौम्या ने पलटकर देखा तो वह आशुतोष था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। आशुतोष ने तुरंत पंकज को गले लगा लिया। उसकी हरकत से पंकज सहित सौम्या भी हक्की बक्की रह गई, लेकिन तभी पंकज को अपने कानों में आशुतोष की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहीं पर सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आए दूसरे लोगों का मन खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त मेरी पार्टी से निकल जाओ। इतना कहकर उसने उसको छोड़ दिया। पंकज का चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने पहले सौम्या को और फिर खुद को घूरते हुए आशुतोष को देखा, उसके बाद वहां से चला गया। उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारा पीछा किया तो तुमने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी, लेकिन आज वह तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रहा था और तुम चुपचाप सह रही थी। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? जवाब दो। आशुतोष ने गुस्से से गरजते हुए सौम्या से पूछा। कभी कभी हम अनजान लोगों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अपनों के सामने हार जाते हैं। सौम्या ने आशुतोष से इतना कहा और चुप हो गई। आशुतोष उसी तरह सौम्या की तरफ देखता रहा, जैसे उसे उसके इस जवाब से कोई खास संतुष्टि न मिली हो। तभी उन दोनों को अपने दोनों हाथों में कोल्ड ड्रिंक के गिलास लिए शौर्य आता हुआ दिखाई दिया। शौर्य ने आशुतोष को देखा तो ओह सर, आप यहाँ? इतना कहकर उसने कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास बढ़ाते हुए कहा, आप लेंगे? आशुतोष ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। शौर्य सौम्या की ओर पलटा और कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा, अब इन्हें क्या हो गया? सौम्या ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो शौर्य ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए और अपने गिलास से कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। असल में आशुतोष का ध्यान उस वक्त सौम्या पर ही था। जिस समय श्वेता ने उसे उसके पति के बारे में बताया, तब आशुतोष को पंकज और सौम्या को एक साथ देखकर उनके बारे में गलतफहमी हो गई थी। तब उसने श्वेता से पूछा कि वह उनसे उसे कब मिलवाएगी, लेकिन जैसे ही श्वेता ने उसे बताया कि उनकी मौत हो चुकी है, वैसे ही आशुतोष का ध्यान सौम्या के चेहरे की ओर गया, जिसे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत परेशान है, जिसे अब तक उसने अपनी ईर्ष्या और दुख में घुले होने के कारण अनदेखा किया हुआ था। इसलिए वह बिना समय गवाए तुरंत वहां से उठकर सौम्या के पास चला गया था। इधर राजीव ने श्वेता को उदास देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था। श्वेता ने उसकी ओर कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। राजीव ने श्वेता का मन बदलने के लिए उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या कंगारू तुम्हारा निकनेम है? नहीं, कंगारू मेरा निकनेम नहीं है।
और मुझे ये नाम पसंद भी नहीं है, लेकिन जब देखो तब भैया मुझे इस नाम से बुलाकर चिढ़ाते रहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस नाम से। राजीव ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो तुम्हारी तो पूछ भी नहीं है। हाँ वही तो मैं। इतना कहते कहते श्वेता चुप हो गई और बोली, आप भी मुझे चिढ़ा रहे हैं? तो राजीव मुस्कुराते हुए बोला, ओ सॉरी। फिर राजीव ने श्वेता से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आर्यन का ख्याल रखोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर, श्वेता ने कहा। फिर श्वेता ने राजीव से कि क्या वह आर्यन के साथ डांस करने जा सकती है? तो राजीव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो आर्यन के साथ डांस करने के लिए चली गई। राजीव आशुतोष को खोजने के लिए जाने लगा। तभी उसे आशुतोष अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। राजीव ने कुछ पूछना चाहा ही था कि आशुतोष ने उससे कहा, मैं जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर। अभी तुझे विद्या के साथ होना चाहिए। आखिर वह क्या सोचेगी कि आज के दिन भी तुम मेरे साथ लगे हुए हो। कुछ देर बाद केक काटा गया। पहले बच्चों को और फिर सभी बड़ों को बांटा गया। उसके बाद सौम्या को उसके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और उसके कोचिंग सेंटर के लिए उसे 5 लाख रुपयों का दान भी दिया गया। सभी पार्टी का आनंद उठा रहे थे। तभी पीछे से गिटार की आवाज़ सुनी। सब उस ओर पलटे तो देखा, वहाँ आशुतोष था। लकीरों में क्यों ढूंढे उसको, जो है बसा दिल में। राजीव और विद्या के साथ दूसरी जोड़ियां भी उसके आसपास डांस करने लगीं। आशुतोष ने एक नज़र सौम्या को देखा, फिर वापस नज़रों को गिटार की ओर करके गाने लगा कि सांसें भी जिसके नाम कर दी हैं। बस एक ही झलक में सादगी है ये तेरी, या दिल का लगाने का भरम है कि पल में उम्र कट गई जो तू मेरे संग है। इन शब्दों के जरिए मानो आशुतोष अपने दिल के भावों को प्रकट कर रहा था। इस बात को 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिनों में आशुतोष न चैन से सो पाया था, न ही जी पा रहा था। वह अपने मन में आते जाते विचारों से जूझ रहा था। उसके अंतर मन में अंतर्द्वंद। उस दिन भी वह शाम को जब घर आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया, जहां बाथरूम से बाहर निकलने पर उसने देखा कि माँ पलंग के पैताने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आशुतोष को देखा और कहा, चाय ठंडी हो रही है। आशुतोष ने जवाब में हाँ कह दिया और पलंग के सिरहाने बैठकर पास ही पड़ी हुई टेबल पर रखी चाय का कप उठाकर चुसकने लगा। इस पूरे समय अंतराल में उसकी माँ अपने अनुभवी आंखों से उसके चेहरे का निरीक्षण करती रही। चाय खत्म होने के बाद आशुतोष ने कप वापस उसी मेज पर रख दिया और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। आह, असीम शांति। माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगी और बोली, क्या हुआ? जवाब में आशुतोष ने सिर में थोड़ा दर्द है, बस इतना ही कहा। इसके बाद ना उन्होंने कुछ पूछा, ना आशुतोष ने कुछ कहा। उसी समय मेहता जी का घर। मेहता जी अपने घर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे जब पंकज आया और उन्हें अनदेखा करते हुए सीधे अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से मेहता जी उठ खड़े हुए और बोले, रुको पंकज। वह उनकी ओर मुड़ गया। मैं पूछता हूँ कि तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे पंकज? पंकज ने असमझ की स्थिति में उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सौम्या के साथ बदतमीजी करने की? एक पल के लिए पंकज हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए एक सीढ़ी नीचे उतरा और कहा, ओहो, तो उसने आपसे मेरी शिकायत कर दी? मेहता जी, हाँ तो ठीक ही किया। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उसके साथ कोई भी ऐसी हरकत करे, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, संभल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंकज, इसमें आपकी गलती है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि मुझे सौम्या पसंद है, लेकिन आपने उसकी शादी हो जाने दे वैभव से। गुस्से में जलता हुआ पंकज अपने पिता से बोला, तुम जानते हो, मैंने शरद से इस बारे में बात की थी, लेकिन सौम्या ने खुद तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। अब तुम क्या चाहते थे कि मैं ज़बरदस्ती उसे पकड़कर उसे तुम्हारी शादी करवा देता? तुमने मुझे क्या गली का गुंडा समझ रखा है? उन्होंने भी पंकज को उसी लहजे में जवाब दिया, आप बस लेक्चर ही देते रहिए, यही कर सकते हैं आप बस।
इतना कहकर वह वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। सौम्या मेरी बेटी की तरह है, उसके साथ कोई ऐसी हरकत करे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वैसे भी उसने कहा है कि आगे से यदि तुमने ऐसा किया तो वह मुझसे कहने की बजाय सीधे पुलिस में जाएगी, तो उसके बाद तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें वहाँ छुड़वाने जाऊँगा। पंकज चलते चलते रुक गया और बिना उनकी ओर मुड़े बोला, मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रहे कि वह आपकी बेटी जैसी है और मैं आपका अपना बेटा। तो आप खुद तय कर लीजिए आपके लिए कौन ज़्यादा जरूरी है। इतना कहकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मेहता जी ने गुस्से से अपना सिर झटका तो उन्हें उस ओर पंकज की पत्नी खड़ी दिखाई दी। जैसा कि उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसने पंकज और मेहता जी के बीच हुई बातचीत या बहस सुन ली थी। वह मेहता जी के पास आई और कहने लगी, पापा जी अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेहता जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। इस तरह परिस्थितियों से घबराकर अपना घर और संबंध छोड़कर नहीं जाया जाता है। नहीं पापा जी, बात परिस्थिति से घबराने की नहीं है और मुझे अपने संबंधों का मान भी है, लेकिन जिसका पति दूसरी औरतों पर बुरी नज़र रखता हो, उनकी इज्जत ना करता हो, ऐसे आदमी के साथ रहना मैं अपना अपमान समझती हूँ। इसलिए मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वह भी अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में उसे पंकज दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाथरूम से आती आवाज़ों से उसे पता लग गया कि वह कहाँ है। उसने बिना इसकी परवाह किए अलमारी खोली और अपना सामान एक बैग में डालने लगी। जब वह कमरे से बाहर आई तो देखा मेहता जी वहीं ड्राइंग रूम में खड़े थे। वह बाहर उनके पास आ गई और उनके पैर छूने के लिए झुकी, पर मेहता जी ने उसे उठा लिया और एक बार फिर से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और चली गई। मेहता जी धम्म से सोफे पर बैठ गए और अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर बोले, जब मैंने दूसरों के बच्चों के घर उजड़ने दिए तो भला भगवान मेरे बच्चों के घर कैसे बसा सकता है। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। वह एक बहुत ही सुंदर सा बाग था जहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ लगी हुई थीं। उन रंग बिरंगे फूलों के बीच सौम्या अपनी संपूर्ण आभा के साथ वहाँ बैठी हुई थी। तभी उसके सामने आशुतोष आकर खड़ा हो गया और उसकी ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। सौम्या एक बार आशुतोष को और फिर उसके हाथों को देखने लगी। तभी उसके सामने एक दूसरा हाथ आ गया और वह उसे थामकर मुस्कुराते हुए चली गई। आशुतोष उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर आवाज देता रहा, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर आशुतोष की ओर नहीं देखा। अब आशुतोष वहां अकेला रह गया। धीरे धीरे उस बाग से रोशनी जाती रही और अंधेरा छाने लगा। आशुतोष अंधेरे में भटक गया। अकेलापन उसे चुभने लगा था। तभी उसे ऐसा लगा कहीं दूर से कोई उसका नाम पुकार रहा है, आशु, आशुतोष। हाँ, वह जाग गया। उसने देखा सामने माँ खड़ी थी। खाना खा लो बेटा, ऐसा कहकर वह चली गई। उसे अपनी माँ की गोद में लेटे लेटे ही नींद आ गई थी। वह उठा और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए चला गया। अगली सुबह जब उठा तो उसने कुछ सोचते हुए एक फ़ोन लगाया। दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटी बजने लगी। 4-5 घंटी बजने के बाद उस तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से हेलो आशुतोष चुप, दूसरी तरफ से हेलो आशुतोष चुप, दूसरी तरफ से हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। आशुतोष फिर भी चुप। दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। उसने फिर से फ़ोन लगाया। दूसरी तरफ से हेलो आशुतोष फिर चुप, दूसरी तरफ से हेलो। अरे बात नहीं करनी तो बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। इतना कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन कटने ही वाला था कि आशुतोष बोल पड़ा, सौम्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब आशुतोष। ये जानकर कि आशुतोष का फ़ोन है, सौम्या एकदम शांत हो गई और सधी हुई आवाज़ में बोली, ओहो आप बोलिए। वह मैं कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना था, क्या तुम मुझे आज शाम मिल सकती हो। लेकिन मैं तो कल ही चंडीगढ़ वापस आ चुकी हूँ। ओह, आशुतोष ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ जरूरी काम था आपको। नहीं, बस ऐसे ही। न जाने क्या कहना चाहता था वह, जो ना कह पाया। अच्छा। दोनों तरफ खामोशी छा गई। और कुछ? सौम्या ने खामोशी को तोड़कर पूछा। नहीं, तो अब मैं रखती हूँ। आशुतोष ना चाहते हुए भी हाँ ठीक है कहा और फोन कट गया। फोन कटने के कुछ देर बाद आशुतोष ने निश्चय किया कि वह सौम्या से मिलने चंडीगढ़ जाएगा। तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज आई, हाँ जरूर।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।